नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, रीट का एग्ज़ाम जो कि अब आगे सरक चुका है, 20 जून को होने वाले इस एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक शानदार मॉडल पेपर के विषय में। जी हाँ मित्रों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये काफ़ी शानदार मॉडल पेपर है जो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कुल 50 क्वेश्चनों को आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। यदि आप इन 50 में से 40 के आसपास क्वेश्चन सही करते हैं, 40 क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो निश्चित मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी बहुत शानदार है और आप काफ़ी करीब हैं सिलेक्शन के। चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके सामने और मैं थोड़ा टाइम कम लूँगा। आप वीडियो पॉज कर करके और इसको आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि कितने आपके प्रश्न सही रहते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, बहिर्दर्शन व्यक्तित्व मापन की विधि के प्रवर्तक हैं। प्रश्न आपके सामने है, बहिर्दर्शन व्यक्तित्व मापन की विधि के प्रवर्तक हैं। आपको बताना है इसके प्रवर्तक कौन है, विलियम वुंड, टिचनर, जेबी वाटसन या थॉर्नडाइक। तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा जेबी वाटसन। जी हाँ मित्रों, जेबी वाटसन ने बहिर्दर्शन व्यक्तित्व की जो विधि है वो दी थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को, मंद बुद्धि बालकों को या प्रखर बुद्धि बालकों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए हमें कमेंट करके। तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिछड़े बालकों को। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए पिछड़े बालकों को। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बुद्धि होती है। देखिए प्रश्न है, बुद्धि होती है जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित या बहिर्जात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात व अर्जित। जी हाँ मित्रों, बुद्धि जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अधिगम है, अधिगम क्या है? जन्मजात है, अर्जित है, जन्मजात व अर्जित है या बहिर्जात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात व अर्जित। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की। और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था कितने वर्ष के बालकों के लिए था? आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में नहीं किया जाता है। छठा प्रश्न है आपके सामने, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता, आपको बताना है कि इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी दिए हुए चित्र में असंगत बातों का पता लगाना। ये क्रियात्मक अनुसंधान के तहत नहीं है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में इसका प्रयोग नहीं होता है। बाकी सभी में देखिए क्रिया करनी पड़ रही है। आप देखते हैं इनको, देखिए चित्रों के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर चित्र पूरा करना। देखिए यहाँ पर क्रिया की जा रही है कि चित्रों को वो जोड़ रहा है। और तीसरे में स में देखिए, भूल भुलैया प्रश्नों को हल करना, भूल भुलैया प्रश्नों को हल करके देख रहा है ना, तो इसमें भी क्रिया हो रही है। और वाक्यों के बेतरीब लिखे हुए शब्दों को तरतीब से लिखना है, यानी एक तरीके से लिखना, तो इसमें भी वो क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, जो कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में नहीं शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 7, हैव व कैटल के अनुसार अर्जित बुद्धि है। हैव व कैटल के अनुसार अर्जित बुद्धि कौन सी है? तरल, रवेदार, ठोस व अमूर्त। प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों रवेदार। देखिए हैव और केटल ने अर्जित बुद्धि कौन सी बताई है? तो अर्जित बुद्धि बताई है उन्होंने रवेदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बुद्धि का बालू का टीला सिद्धांत किसने दिया था? इसके प्रतिपादक कौन हैं? तो बुद्धि का बालू का टीला सिद्धांत ये दिया था मित्रों थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने दिया था बुद्धि का बालू का टीला सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि आयाम नहीं है। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि आयाम नहीं है, इनमें से कौन सा बुद्धि का आयाम नहीं है वो आपको बताना है। और इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, आप कमेंट कीजिए। मित्रों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुक्रिया नहीं है। देखिए बुद्धि के जो तीनों आयाम बताए हैं थ्रस्टन ने, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, लेकिन अनुक्रिया जो है वो इसके अंतर्गत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। चलिए मित्रों,
अगला प्रश्न है आपके सामने 10 ऑप्शन। प्रतिभाशाली बालकों को नहीं पाया जाता, यानी प्रतिभाशाली बालकों में नहीं पाया जाता, क्या है जो नहीं पाया जाता? अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, और इसका सही ऑप्शन है आपके सामने अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा? तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनमें नहीं पाया जाता, और उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द अभिसारी चिंतन। जी हाँ मित्रों, प्रतिभाशाली बालकों में अभिसारी चिंतन नहीं पाया जाता। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनको सही मिलान करना है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको सबको सही मिलान करना है। तो क्या क्या होगा और उसके बाद नीचे इनमें से कौन सा कोड सही होगा वो आपको बताना है। तो इनको मिलान करके बताइए। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। देखिए मित्रों, डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है विशिष्ट पठन, लेखन व गणितीय व्यतिक्रम। अगला है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब क्या होगा? ये होगा गणितीय विशिष्ट गणितीय व्यतिक्रम। डिसलैक्सिया का मतलब क्या होगा? डिसलैक्सिया का मतलब क्या होगा? डिसलैक्सिया मतलब विशिष्ट पठन व्यतिक्रम डी। और डिस्ग्राफिया क्या होगा? लिखने संबंधी व्यतिक्रम। तो देखिए इसके अनुसार जो है आपका राइट आंसर क्या होगा? पहले में ए होगा, दूसरे में सी होगा, तीसरे में डी होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए पहले में ए, दूसरे में सी, तीसरे में डी और चौथे में बी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने अभिक्षमता के संदर्भ में सही नहीं है। तो अभिक्षमता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह व्यक्ति की सामान्य योग्यता है, यह व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता है, यह निर्दिष्ट प्रशिक्षण के बाद प्राप्त होती है, यह समय के साथ परिवर्तित होती है। तो इनमें से कौन सी बात सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह व्यक्ति की सामान्य योग्यता है। जी हाँ मित्रों, सामान्य योग्यता नहीं है, क्योंकि इसने पूछा ना कौन सा सही नहीं है, तो ये गलत बात है। बाकी सही जो है ये सभी अभिक्षमता के लक्षण हैं, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। समायोजन की वह युक्ति जिसमें व्यक्ति अपने मानसिक द्वंद्व का निराकरण करता है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? लक्ष्य परिवर्तन, संयुक्तिकरण, व्याख्या व निर्णय या विस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, व्याख्या व निर्णय। देखिए समायोजन की व्यक्ति जिसमें व्यक्ति अपने मानसिक द्वंद्व का निराकरण करता है, तो निराकरण करने का जो है वो है तरीका व्याख्या व निर्णय, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व मापन में प्रक्षेप विधि नहीं है, इनमें से कौन सी विधि प्रक्षेप विधि नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए सब साहचर्य, मुक्त साहचर्य, TAT या CAT। तो बताइएगा इसमें से कौन सी जो विधि है वो प्रक्षेप विधि नहीं है व्यक्तित्व मापन की, वो आपको बताना है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुक्त साहचर्य, ये प्रक्षेपी विधि नहीं है। ठीक है, बाकी सभी प्रक्षेप विधि हैं, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हरमन रोसा ने किन व्यक्तियों के व्यवहार का मापन किया था। तो हरमन रोसा ने जो शाही डब्बा परीक्षण दिया था वो उसने किन व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण किया था वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है मानसिक रोगी। मानसिक रोगियों के लिए उन्होंने जो है शाही डब्बा परीक्षण किया था हरमन रोसा ने। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में व्यक्ति के प्राकृतिक परिवेश में उसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने परिस्थिति परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, प्रक्षण या समाज मिति। कौन सी विधि है वो? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, निष्पादन परीक्षण। निष्पादन परीक्षण में व्यक्ति के प्राकृतिक परिवेश में उसका अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वुडवर्थ ने किस विधि का आविष्कार मानसिक रोगी सैनिकों के लिए किया था? मानसिक रोगी सैनिकों के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया था वुडवर्थ ने, वो आपको बताना है। थोड़ा गला खराब है आज, तो देख लीजिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, परिसूचियाँ। परिसूचियों का प्रयोग किया था वुडवर्थ ने मानसिक रोगी सैनिकों के लिए। आप देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 18 ऑप्शन। यथार्थवादी, व्यावहारिक, साहसी, आशावादी, प्रसन्नचित्त, दूसरों की प्रशंसा करने वाले, ये कौन से होते हैं, यानी ये व्यक्तित्व के किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो आप देखते हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या जड़ बुद्धि, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा बताइए। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, बहिर्मुखी होते हैं, क्योंकि वो आशावादी भी होते हैं, प्रसन्नचित्त भी होते हैं, दूसरों की प्रशंसा करते हैं, ये बहिर्मुखी होते हैं। चलिए नेक्स्ट आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, अगला प्रश्न आपके सामने है, व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। तो ये तो आप बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, आप जानते होंगे इसको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर द, युंग ने। युंग ने जो व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण था वो प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार वास्तविकता सिद्धांत का किसे मानता है। तो आपको बताना है कि वास्तविकता सिद्धांत पर आधारित कौन सा है, कि इदम, परम, अहम, अहम या इदम व अहम, वास्तविकता सिद्धांत पर आधारित कौन सा है। तो बताना है आपको ईगो, इड ईगो या सुपर ईगो या इड ईगो, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, अहम, यानी ईगो। ईगो होता है वास्तविकता पर आधारित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आंतरिक अभिप्रेरणा में कौन सा स्रोत आंतरिक नहीं है, उद्दीपक, आवश्यकता, प्रणोद या विप्रेरक, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्दीपक आंतरिक स्रोत नहीं है। ठीक है, बाकी सभी आंतरिक हैं, आवश्यकता, प्रणोद, अभिप्रेरक। ठीक है, लेकिन उद्दीपक जो है वो आंतरिक नहीं है, बाह्य है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, स्किनर का, गुड का, गिलफोर्ड का या वुडवर्थ का। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, गुड का। ठीक है, यानी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मैंने रीड की तैयारी आरंभ की, उसे जारी रखा और उसको अब नियमित कर रहा हूँ, तो ये कैसा कार्य है, गुड, अच्छा कार्य है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक बालक एक कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अच्छा कार्य करता है, यह कुछ दिनों में वह अच्छा चिकित्सक भी बन जाता है, यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है। आपको बताना है शून्य, सकारात्मक, नकारात्मक या एक पक्षीय, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य है, क्योंकि देखिए पहले वो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर काम कर रहा था, लेकिन अब चिकित्सक बन गया, तो इसमें कीबोर्ड का कोई योगदान नहीं है, दोनों एक दूसरे को ना तो बाधा पहुंचा रहे हैं ना लाभ पहुंचा रहे हैं, तो इस स्थिति में ये शून्य स्थानांतरण है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पुनर्बलन शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था। तो पुनर्बलन को किसने दिया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, हल ने। पुनर्बलन को किसने दिया था, वो दिया था हल ने। तो आप देखते हैं पुनर्बल, बलन में बल है, और बल को दिया था हल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है, आप इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्किनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अधिगम अचानक होता है, या किस सिद्धांत में कहा गया है कि अधिगम अचानक होता है। देखिए ये कुछ अप्लाइड क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। प्रयत्न और त्रुटि, संबंध प्रतिक्रिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तो कौन सा है इसमें राइट आंसर। देखिए मित्रों इसका राइट आंसर होगा अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जो सूज का सिद्धांत दिया था, गेस्टाल्टवाद जो दिया था वो सिद्धांत है, जिसमें अधिगम जो है अचानक होता है। जो सुल्तान चंपेजी पर प्रयोग किया था, वो अचानक से जो है उपाय उसके सोचता है कि किस प्रकार से केले प्राप्त किए जाएं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, स्किनर का अधिगम सिद्धांत क्या है। ऑप्शन है आपके सामने आर टाइप, एस टाइप, टू टाइप यानी दोनों टाइप, और वाई टाइप, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर टाइप। आर टाइप सिद्धांत है ये स्किनर का अधिगम सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पावलोव का प्रयोग है, पावलोव का इसमें से कौन सा प्रयोग है, तो आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, CS + US = UR। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये समीकरण जो है पावलोव का कुत्ते पर जो प्रयोग किया था। चलिए
अगला प्रश्न है आपके सामने 29वां क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। प्रश्न है पाठ योजना में प्रस्तावना का पद थॉर्नडाइक ने किस नियम की देन है। तो पाठ योजना में जो प्रस्तावना का पद आया है वो थॉर्नडाइक के किस नियम की देन है वो आपको बताना है। आत्मीकरण का नियम, साहचर्य का नियम, तत्परता का नियम या आंशिक क्रिया का नियम। प्रस्तावना, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा आत्मीकरण का नियम। प्रस्तावना जो है ये आत्मीकरण के नियम की देन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 30वां क्वेश्चन है आपके सामने। अधिगम के लिए छात्रों को दी जाने वाली अभिप्रेरणा थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। अभिप्रेरणा थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। आत्मीकरण के नियम, तत्परता के नियम, आंशिक क्रिया का नियम या अभ्यास का नियम। आपको बताना है कि अभिप्रेरणा जो है वो थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, तत्परता के नियम पर। ठीक है, तत्परता के नियम पर आधारित है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अधिगम के किस सिद्धांत की सहायता से कठिन विषयों को भी आसानी से सिखाया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा सिद्धांत है जो कठिन विषयों को भी आसानी से सिखाया जा सकता है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, प्रयत्नों और त्रुटि का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। ये सिद्धांत जो है कठिन विषयों को आसानी से सिखाया जा सकता है, यानी बार बार गलती कर करके जो बालक है वो सीख सकता है। बार बार प्रयत्न करेगा और गलती करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो उस कठिन चीज़ को भी सीख सकता है। चलिए, अधिगम का उद्देश्यवाद का सिद्धांत या चिन्ह गेस्टल्टवाद किसने प्रतिपादित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों एडवर्ड चेस्ट टॉलमैन। ठीक है, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं टॉलमैन में देखिए मैन है, और मैन का काम क्या है, चिन्ह, साइन थ्योरी भी बोलते हैं इसको, चिन्ह थ्योरी भी बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। तो मैन का उद्देश्य है शाइन करना, मैन का उद्देश्य है शाइन करना, चिन्ह करना। ठीक है, तो ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अधिगम है, क्या है अधिगम। एक प्रक्रिया है, उत्पाद है, एक प्रक्रिया व उत्पाद है, या ना तो प्रक्रिया ना ही उत्पाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, अधिगम एक प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। किशोर अवस्था में दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है। विषमलैंगिक कामुकता, समलैंगिक कामुकता, विषमलैंगिक व समलैंगिक कामुकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, विषमलैंगिक व समलैंगिक कामुकता। किशोरावस्था में विषमलैंगिक और समलैंगिक कामुकता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह कौन सा है। तो देखिए, तीव्र शारीरिक परिवर्तन, तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन, तीव्र सामाजिक परिवर्तन या तीव्र मानसिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ब, तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन। तो देखो, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह यह है कि संवेगों में तीव्र परिवर्तन होने लगता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी अवस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था, प्रश्न नंबर 36 आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था। जी हाँ मित्रों, बाल्यावस्था जो है वो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, संवेगों में दमनात्मक प्रवृत्ति का विकास होने लगता है, किस अवस्था में होने लगता है आपको बताना है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है उसमें संवेगों में दमनात्मक प्रवृत्ति का विकास होने लगता है, यानी बालक जो है संवेगों को दमन करना स्टार्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 38वां क्वेश्चन, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति शिशु रक्षा का प्रदर्शन काल है, यानी मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है शिशु रक्षा, इसका प्रदर्शन काल कौन सा है ये आपको बताना है। तो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या प्रौढ़ावस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमें बताइए कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर होगा शैशवावस्था। जी हाँ मित्रों, शिशु रक्षा का प्रदर्शन काल शैशवावस्था ही होता है।
ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 39वां प्रश्न है कि विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के विकास का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। पहले ज्ञान, फिर संवेग और फिर क्रिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है कि आत्म प्रदर्शन व श्रेष्ठता की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, यानी आत्म प्रदर्शन और श्रेष्ठता की भावना किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है वो आपको बताना है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा किशोर अवस्था में, यानी किशोर अवस्था का जो बालक होता है उसमें आत्म प्रदर्शन, बार बार शीशे के सामने खुद को देखता है ना, स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। तो सर्वाधिक जो भावना होती है ये किशोर अवस्था में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है, इनमें से कौन सा लक्षण किशोर अवस्था का नहीं है आपको बताना है। देख लीजिए कमेंट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समलैंगिक दल, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। देखिए मित्रों, समलैंगिक दल और प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण जो है ये तो बाल अवस्था की विशेषताएं हैं, तो ये किशोर अवस्था की नहीं है। बाकी देखिए समाज सेवा, देश सेवा, वीर पूजा, ये सभी किशोर अवस्था में बालक करता है। और आप देखते हैं धर्म के प्रति आस्था, त्याग भावना, ये बाल अवस्था किशोर अवस्था में होती है। और नेतृत्व भावना, दिवा स्वप्न, ये भी किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं तीनों, लेकिन ये बाल्य अवस्था की विशेषता है, किशोर अवस्था की नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। इलेक्ट्रा नामक मनोवैज्ञानिक ग्रंथि का विकास होता है, तो इलेक्ट्रा नामक मनोवैज्ञानिक ग्रंथि का विकास किस अवस्था में होता है आपको बताना है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था में, लड़की में। बाल्यावस्था में होता है इलेक्ट्रा का और लड़की में, और लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि का होता है, लड़कों और लड़कियों में इलेक्ट्रा का। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कोई मनुष्य अपने भावी जीवन में क्या बनेगा, यह लक्षण किस अवस्था से दिखाई देने लग जाते हैं। आपको बताना है कि मतलब उसके भविष्य के बारे में अपन बता सकते हैं, लेकिन कौन सी अवस्था को देखकर बता सकते हैं ये आपको बताना है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, शैशवावस्था। शैशवावस्था में ही कहते हैं ना, पूत के पाँव तो पालने में दिखने लग जाते हैं, तो शैशवावस्था में ही ये पता लग जाता है कि वो अपने भावी जीवन में क्या बनेगा। चलिए नेक्स्ट है किस अवस्था में बालक का अपने शिक्षकों, अभिभावकों से मतभेद होने लगता है। तो आपको ये बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, किशोर अवस्था में जो बालक है वो शिक्षक और अभिभावकों से उसका मतभेद होने लगता है। चलिए बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ, और 45वां प्रश्न है आपके सामने, ये रहा। देखिए शारीरिक अभिवृद्धि और विकास के लिए सही है, तो शारीरिक अभिवृद्धि और विकास के लिए देखो यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको थोड़ा देखना है कि कौन कौन से किस किस में आएंगे। तो देखिएगा, देखिए दांतों का आना ये क्या है, अभिवृद्धि है या विकास है, ये आपको बताना है। दूसरा ये ऑप्शन है इसके, तो देखिए दांतों का आना ये क्या है, तो दांतों का आना अभिवृद्धि है। ठीक है, दाढ़ी मूंछ आना ये क्या है, ये भी अभिवृद्धि है। आवाज़ का मधुर होना ये क्या है, ये विकास है। और नृत्य में निपुणता प्राप्त करना ये क्या है, ये भी विकास है। यानी पहले 2 के तो ए होंगे और अंतिम जो 3 और 4 के बी होंगे। तो ये कौन सा इसका आंसर होगा देखना होगा। तो देखिए ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द, 1 और 2 के ए और 3 और 4 के बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है सीखने का आदर्श काल माना गया है, तो सीखने का आदर्श काल क्या माना गया है आपको बताना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था, सीखने का आदर्श काल कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा सीखने का सबसे आदर्श काल होता है शैशवावस्था, यानी बच्चा शैशवावस्था में सर्वाधिक सीखता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विकास का सिद्धांत नहीं है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है बताना है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत समानता का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हो सकता है लेकिन समानता का सिद्धांत नहीं है। कोई भी 2 व्यक्ति आपस में समान नहीं हो सकते, तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, इनमें से कौन सा क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6, मानसिक रोगों का निदान। मानसिक रोगों का निदान ये शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है मित्रों, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। और 49 प्रश्न है, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है इनमें से कौन सा प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक है? स्किनर, पावलोव, हॉल या थॉर्नडाइक? तो इसका राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर द थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है। चलिए अंतिम प्रश्न आपके सामने, व्यवहारवादी नहीं है इनमें से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है बताना है आपको। तो वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर या ब्रूनर? तो इसमें से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है? तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ब्रूनर। ब्रूनर जो है वो व्यवहारवादी नहीं है, संज्ञानवादी है। बाकी ये तीनों जो हैं वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये व्यवहारवादी माने गए हैं। तो ये थे 50 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।